हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट लास्ट डे के क्वेश्चन रिवीजन से। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रीय बजट जो जारी किया गया है, जो कि एक्चुअल में एक अंतरिम बजट है, ये कितने का है? तो ये 47.65 लाख करोड़ रुपए का है। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल जीता है और ये आयोजित हुआ था तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था, छठा संस्करण था, ये बात ध्यान रखना। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार नियुक्त की गई हैं प्रीति रजक। और 16 से 18 फरवरी के बीच भारत का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट आयोजित होने जा रहा है मंगलुरु में, कर्नाटक में। जनवरी 2024 में जय शाह तीसरे कार्यकाल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं एक बार फिर से। और भारत ने अभी 5 नए आर्द्र भूमियों को जोड़कर रामसर स्थलों में भारत की कुल संख्या 80 कर दी है। 16वें वित्त आयोग के 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। ट्रांस फैट को हटाने के प्रयासों में WHO ने 5 देशों को सम्मानित किया है। और 3 फरवरी को यानी कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भारतीय नौसेना के INS संधायक जहाज को कमीशन करेंगे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। ऐसे ही दोस्तों आपको रिवीजन डेली का डेली दिया जाता है और इसकी PDF और क्विज भी आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है। ये आपको MZT ऐप पर मिलेगी। MZT ऐप गूगल ऐप से जरूर डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको सारे कंटेंट हमारे मिल जाएंगे एक साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। इसके बारे में कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले और ऑप्शन पर नजर डाल दो। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ये फरवरी महीने में ही आगे आएगा। वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में तो हम लोग कल बात करेंगे। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया गया, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये इसलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 में रामसर शहर में, रामसर एक सिटी है ईरान में, ईरान की सिटी है ध्यान रखना। तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था एक कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन था वेटलैंड्स को लेकर के, आर्द्र भूमियों को लेकर के। ये वेटलैंड्स क्या होती हैं, आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? वेटलैंड्स मतलब समझो एक दलदल भरी जमीन या गीला या कहे कि आर्द्रता भरा वाला स्थल। तो ऐसे सभी स्थलों को पहचानने के लिए एक कन्वेंशन किया गया कि उनको कैसे संरक्षित किया जाए। संरक्षित बोल तो उनको सुरक्षित रखा जाए। वो ऐसे जैसे जलमग्न कोई छोटा तालाब हो गया, कोई झील हो गई, कोई ऐसा दलदल भरा जीवन हो गया। ये ऐसा इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि प्रकृति में संतुलन ये बनाए रखता है। कैसे बनाए रखता है? क्योंकि यहाँ पर पक्षी पशु आते हैं, अपना मतलब जल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई आपके घर में बाल्टी में पानी पीने तो आएंगे, नल में तो पानी पीने आएंगे नहीं पक्षी लोग, है ना, क्योंकि वहां मनुष्य रहते हैं। तो वो ऐसे ही झीलों तालाबों में आकर के पीते हैं। दूसरी चीज, पेड़ पौधे जो हैं या जो हरियाली बनी रहती है, इनको भी बड़ा लाभ होता है, क्योंकि भाई पानी तो जरूरत है ही सबकी, जानवरों की भी जरूरत है। तो ऐसे ऐसे रामसर स्थलों को संरक्षित करने के लिए इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया। तो दुनिया भर में ऐसे ऐसे स्थल खोजे जाने लगे। भारत में खोजते खोजते अब संख्या हो चुकी है ऐसे 80। तो भारत के 80 ऐसे साइट्स हैं, ऐसे स्थल हैं जो रामसर साइट्स में स्थापित हो चुके हैं या कहेंगे लिस्ट हो चुके हैं। ये ठीक वैसे ही समझो आप जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग करता है। वैसे ही बता दें आपको, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 42 भारतीय जो स्थल हैं वो शामिल हो चुके हैं। अभी 41वां और 42वां 2 शामिल किया गया, शांति निकेतन और होयसला मंदिरों को, ठीक है। वो तो यूनेस्को की रही बात, लेकिन ये रामसर स्थल की है। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। बस एक चीज ध्यान रखना कि शुरुआत इसकी 2 फरवरी 1997 से हुई, यानी मनाए जाने का कारण तो 2 फरवरी 1971 का वो कन्वेंशन है, लेकिन इसको मनाया जाना शुरू हुआ 1997 से, ठीक है जी। एक और बात, इसकी थीम क्या रखी गई है? इस बार थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्या है?
वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो 2 फरवरी दिन याद रखना। और भारत में अब हो चुके हैं कुल 80 रामसर स्थल। अभी मैंने कल की या परसों की वीडियो में आपको बताया था कि कर्नाटक से 3 और तमिलनाडु से 2 ऐसे और स्थल शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कितने नए कॉरिडोर बनाने जाने की घोषणा की गई है। तो देखो, अंतरिम बजट जो अभी पेश हुआ है, इस पर हालांकि मैंने एक वीडियो दी हुई है, डिटेल वीडियो है, उसमें सब कुछ है, लेकिन आपको उनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ले लेकर के आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे छोटा छोटा करके, जिससे आपको बहुत हैवी डोज ना लगे, धीरे धीरे करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो करा दिया जाएगा। एक और चीज मैंने प्लान किया हुआ है कि बजट पर आपको एक Q&A की भी वीडियो दी जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एक कोई Q&A फॉर्मेट में वीडियो मिल जाएगी तो आपका बड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए वो भी प्लान चल रहा है, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगी। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डेली करंट अफेयर में भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे यहाँ भारतीय रेलवे के लिए 3 नए कॉरिडोर की घोषणा की गई है अंतरिम बजट में। ये 3 नए कॉरिडोर यहाँ पर भी देख लो, अंग्रेजी वाले स्टूडेंट्स जो हैं, एनर्जी मिनरल्स एंड सीमेंट कॉरिडोर है, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर है और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर है। तो ये 3 नए कॉरिडोर भारतीय रेलवे को मिलने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो, ये पीएम गति शक्ति पहल के लिए है, यानी पीएम गति शक्ति पहल का हिस्सा होने वाला है ये। तो ये इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर होंगे, गलियारे होंगे, और इनमें देखिए तीनों का नाम क्या है। ऊर्जा खनिज और सीमेंट कॉरिडोर जो होगा, ये महत्वपूर्ण जो ऊर्जा या सीमेंट या खनिज संसाधन है उनके परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया जाएगा। पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो होगा, ये भारत के सभी बंदरगाहों को कनेक्ट करेगा, सभी पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा। उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर जो होगा, ये भीड़ भाड़ को कम करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए होगा। मतलब जहां भीड़ भाड़ वाले स्थल है ना, वहां पर रेलवे सर्किट बिछाई जाएगी जिसपे रेल के माध्यम से ट्रैफिक हो सकेगा। मतलब आप एक एग्जांपल में देखो ऐसा कि एक जगह मान लो कि 20 लोग जो है अपनी अपनी कार लेकर के चल रहे हैं, वो कितना जगह घेरेंगे, और एक जगह मान लो एक बस है खड़ी है दूसरी साइड में और उसमें 20 लोग बैठे हुए हैं, तो समझो कि कितना ज्यादा ट्रैफिक का लोड कम हो जाता है। ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया बस का। अब सोचो अगर यही ट्रेन हो तो, मेट्रो हो तो, है ना, तो इससे फर्क तो पड़ता ही है। तो भीड़ भाड़ को कम करने के लिए ये कॉरिडोर होगा। ठीक है जी। अब देखो एक चीज और, ये बजट वाली वीडियो देख लेना जरूर। जो लोग भी भूले भटके हैं, वैसे तो मुझे नहीं लगता आप लोग छोड़े होंगे, इसको देख लेना जरूर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो आप भी जाइए देखिए इसको पहली फुर्सत में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना शुरू किया गया। तो तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन, इन्होंने इसकी घोषणा की हुई है। इसका हिंदी अर्थ होता है आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना। मैंने ऐसी बहुत सारी योजनाएं बताई हैं राज्य सरकारों की कि जो अब इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं वो लोगों को पता चल सके। तो डोर टू डोर जो है जा करके वो अवेयर करते हैं या कुछ ऐसी पहल शुरू करते हैं समय समय पर। जैसे मैंने पंजाब गवर्नमेंट के बारे में बताया था और भी बहुत सारे राज्यों के बारे में बताया था, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा शुरू किया था। तो ऐसे ही तमिलनाडु ने शुरू किया है कि मतलब इनकी जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में जनता अवेयर हो सके। तो यहाँ आपके दरवाजे पर सेवाएं लाना नाम से एक, मतलब कहें कि ये तो हिंदी में अर्थ हुआ, इस नाम से एक योजना शुरू की है जिससे सरकार और जनता के बीच की जो गैपिंग है वो मिटाई जा सके और जनता को बताया जा सके भाई ये योजना है, आप इसका लाभ उठा सकते हो। ठीक है जी। तो योजना जमीनी स्तर पर भी पहुंचेगी, ग्राउंड लेवल पर भी। तो तमिलनाडु ने शुरू किया है। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। अगर आप देखोगे मैप में, सबसे दक्षिण में है तमिलनाडु। जिले हैं 38, विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ से 39 सीट जाती है, राज्यसभा में 18 सीट जाती है। इसके अलावा झीलों की बात करें तो पुलिकट, कालीवल्ली, सिंगानल्लूर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। गुइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। लोक नृत्य में भरतनाट्यम दुनिया का सबसे पुराना, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे पुराना लोक नृत्य है ये। इसके अलावा रामेश्वरम, ऊटी, कन्याकुमारी, कांचीपुरम ये सब यहाँ है। गवर्नर है RN रवि। बॉर्डर शेयर की बात करें तो आंध्र प्रदेश, इसके अलावा कर्नाटक और केरला से बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों 2024 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो शुरू हो चुका है। शुरू क्या हो चुका है, आज ये खत्म भी होने वाला है। इसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया हुआ है। देखो ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में।
भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में बना है, आप सबको पता है। यहीं पर G20 हुआ था और G20 काफी ज्यादा फेमस था। 2023 में भारत ने होस्ट किया था G20 को और इसके सामने नटराज जी की मूर्ति भी लगाई गई थी, मैंने बताया था आपको। इसके अलावा G20 में वसुधैव कुटुंबकम, वन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर करके थीम भी थी। तो कुल मिला जुला करके आपको बताने का उद्देश्य यही है कि भारत मंडपम एक बड़ा आयोजक स्थल है। और अगर बात करें भारत के सबसे बड़े आयोजन स्थलों में, तो इसका दूसरे नंबर पर स्थान आता है। पहले पर यशोभूमि है, यशोभूमि भी बन रहा है, हालांकि अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन यशोभूमि मैंने आपको बताया था एशिया में सबसे बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर होगा। ये भी एक कन्वेंशन सेंटर है भारत मंडपम। तो ये वाला तो भारत मंडपम में हो रहा है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऑटोमोटिव सेक्टर में भारत को बढ़ाना। तो ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत कैसे आगे बढ़ सके, इसके लिए ये आयोजन हुआ। 47 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यहाँ पर भारत का लक्ष्य जो है, भारत ने लक्ष्य रखा कि 2030 तक सभी यात्री वाहनों में निर्यात हिस्सेदारी अभी में जो 14% है, ये बढ़ करके 25% तक हो जाए। ठीक है जी। ये जो मैं बीच बीच में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं ना, लक्ष्य वगैरह, टारगेट वगैरह, यही तो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, यही पूछा जाएगा, है ना। कुछ और लक्ष्य हैं जिनको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ये तो 2030 चलो दूर की बात है, 2025 पर आते हैं। 2025 में भारत ने रखा है लक्ष्य टीबी उन्मूलन का। किसका? टीबी उन्मूलन का। चलो बताओ इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया है भारत ने? तो आप बताओगे निक्षय मित्र। कौन सा? निक्षय मित्र अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा 2025 तक दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा शॉर्ट नोट में लिख लो, हिमाचल प्रदेश जो है ये ग्रीन स्टेट बनाने की बात कर रहा है अपने स्टेट को। फिर 2030 का ये लक्ष्य हो गया। इसके अलावा 2030 ही मैंने आपको ये भी बताया था कि यूपी गवर्नमेंट जो है, यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने सभी सरकारी वाहनों को क्या करने जा रही है, वो इलेक्ट्रिक वाहन में चेंज करने जा रही है। इसके अलावा 2047 तक हमने 2-3 लक्ष्य रखे हुए हैं कि 2047 में हम लोग एक तो ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा हम लोग रखे हैं कि विकसित भारत होने का लक्ष्य है। क्या? विकसित भारत, विकसित भारत। अच्छा, वैसे 2030 में भारत जो है ये $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी होने जा रहा है। $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये अपने बजट में भी बात की गई है। इसके अलावा क्या हुआ कि विकसित भारत हम लोग बनेंगे 2047 तक, ये उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। और 2047 तक ही हम लोग एनीमिया मुक्त भारत बन जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत होगा, भारत एनीमिया मुक्त भारत होगा। ठीक है जी। और 2070 का हम लोगों ने लक्ष्य बताया है कि कार्बन मुक्त होगा भारत, कार्बन मुक्त होगा भारत। ठीक है। आगे 17 फरवरी 2024 को कहां पर मेगा अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों 17 फरवरी से एक मेगा एक्सरसाइज एयर फोर्स का, इंडियन एयर फोर्स का शुरू होने जा रहा है वायु शक्ति के नाम से, और ये होगा जैसलमेर राजस्थान में। जैसलमेर के पोखरण में ये शुरू होने जा रहा है वायु शक्ति 2024। तो इंडियन एयर फोर्स इसको होस्ट कर रही है, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा आयोजित हो रहा है। और तो मतलब वायुसेना का अभ्यास है। तो इसमें अपना जो तेजस है, स्वदेशी जहाज है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, LCA तेजस, ठीक है, प्रचंड, ध्रुव, ये सभी 100 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर भाग ले रहे हैं इसमें। तो कुल मिलाकर के 17 फरवरी को ये भौकाली टाइप का एक वायु शक्ति अभ्यास होने जा रहा है। पिछले दिनों में भी और भी बहुत सारे अभ्यास हुए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर, ये नाटो में हुआ था, और नाटो के बीच में मतलब शुरू हुआ है फरवरी से ही, और ये चलेगा मई तक। काफी लंबा अभ्यास है, बहुत बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा कह लो। साइक्लोन नाम से अभ्यास भारत और मिस्र ने किया है। अच्छा, मैंने आपको डिजर्ट साइक्लोन बताया था, है तो यहाँ पर है, ये भारत UAE के बीच में होता है। तो साइक्लोन भारत और इजिप्ट के बीच में, और डिजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच में। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। सहयोग काइजिन भारत जापान के बीच में। एक्स अयुत्या ये नया शुरू किया गया है भारत थाईलैंड के बीच में। विनबैक्स जो है भारत और वियतनाम के बीच में। और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था, लाल सागर में हुआ हूतियों के खिलाफ। और सूर्य किरण, ये भारत नेपाल के बीच में होता ही है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। इसके अलावा आस्त्रे हिंद ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में हुआ। एक्स संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, उमरेई में हुआ, मेघालय में। अगला, हाल ही में PS दिनेश कुमार को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जस्टिस PS दिनेश कुमार,
ये दोस्तों कर्नाटका हाई कोर्ट के बन गए हैं नए चीफ जस्टिस, यानी कि नए मुख्य न्यायाधीश। ये हैं दिनेश कुमार साहब। तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट के बन गए हैं, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत ही छोटा होने वाला है। देखो अभी ये 24 फरवरी जो आने वाली है ना, इसी टाइम पर ये रिटायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र जो है वो 62 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी, और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो 62 वर्ष तक ही अपने उम्र तक रह सकता है जज के रूप में। ठीक है, तो इसलिए 62 वर्ष ये कंप्लीट कर जाएंगे। इनका इनका बर्थ डेट है 25 फरवरी 1962 को। तो ये 24 फरवरी 2024 तक 62 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2015 से कर्नाटक हाई कोर्ट में एज ए जज कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ये चीफ जस्टिस नियुक्त होंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के। दोस्तों ये अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 214 जो है भारतीय संविधान में, इसी के तहत हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट स्थापित करने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि देखो अगर मान लो 2 या 2 से अधिक राज्य हैं तो उनके भी किसी एक हाई कोर्ट जो है उनका भी काम देख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो बॉम्बे हाई कोर्ट ही गोवा का भी काम देखता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है ये पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्यों का देखता है ना। तो यहाँ पर नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। वैसे मैं आपको एक वीडियो बना करके कभी दूंगा कि नियुक्ति जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो अपना इस्तीफा किसी के सौंपते हैं, है ना। ये एक मेरे मन में है वीडियो, मैं आपको बना करके दूंगा जरूर। वैसे उत्तर प्रदेश जीके की और करंट अफेयर की ई बुक जो है ये आ चुकी है, और ये पसंद भी आ रही है लोगों को। अगर आप इसे लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं, मात्र 49 रुपए में है, और ये 49 रुपए का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। कल के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। एमजेटी ऐप से भी जाकर के इसे आप ले सकते हो, या फिर अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप इसे प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, यहाँ पर व्हाट्सएप करके भी आप यूपीआई के माध्यम से इसे परचेज कर सकते हो। और ये कंटेंट है 32 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें कंप्यूटर के 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, और यूपी की करंट अफेयर भी, उत्तर प्रदेश स्पेशल जो करंट अफेयर है वो भी कवर कराया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, तो आप इसे ले सकते हो। और हाँ, एसएससी कॉम्बो बैच जो है ये स्टार्ट हो चुका है, इसमें क्लासेस चल रही हैं। 5 फरवरी तक इसमें एडमिशन चालू है, तो आप इसमें एडमिशन ले लो। और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न वगैरह पर है। अभी देखो ये 10 जो फेज 11 है एसएससी का, इसका वैकेंसी शो हो गया है, तो इसका फॉर्म भी डाल दो आप लोग, और इसके भी तैयारी शुरू कर दो। देखो रेलवे आ गया तो ऐसा नहीं है कि एसएससी को आप भूल जाओगे, है ना। एसएससी ही काम आती है, रेलवे तो मान लो बेवफा है। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। यानी ये इस बार की जो इंडियन नेवी होगी ये नागरिकों के लिए होगी, और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत सारा अपना मतलब पूरा पूरा ब्लूप्रिंट जारी किया हुआ है कि क्या करने वाले हैं। तो देखिए, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस घोषित किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। वर्ष 2024 के रूप में इसे पूरी तरीके से डेडिकेट किया जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये इंडियन नेवी की ही वेबसाइट है जहाँ से ये लिया गया है आर्टिकल। तो इसमें ये क्या क्या करेंगे? इसमें प्रशासनिक दक्षता में बढ़ावा देंगे, कर्मचारी कल्याण पर फोकस करेंगे, डिजिटल परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा जो ट्रेनिंग इनके कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स हैं, इनको ये टारगेट करके लागू करेंगे, और कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान है। ठीक है जी। भारतीय नौसेना की बात करें तो वैसे स्थापना तो इसकी टेक्निकली बताया जाता है 1612 में, और लेकिन ऑफिशियल रूप से भारतीय गणराज्य में भारतीय नौसेना का गठन 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। ठीक है जी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और नौसेना अध्यक्ष यानी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, अच्छा मैं जब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बोलता हूँ तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो इसको मैं आज आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कमांडर इन चीफ, तो चाहे पूछा जाए भारतीय नौसेना की कमांडर इन चीफ कौन है, तो आप कंफ्यूज मत होना। कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट होता है, चाहे भारतीय नौसेना हो, चाहे भारतीय थल सेना हो, चाहे भारतीय वायुसेना हो। तो अगर जल्दबाजी में कोई ऐसे धड़ल्ले से पूछ लेना भारतीय नौसेना का कमांडर इन चीफ कौन है, तो ये मत बताना आर हरि कुमार, बताना प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, और द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पूछा जाए, यानी तीनों जो सेनाएं हैं उसके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान जी। इससे पहले कौन थे? इससे पहले विपिन रावत जी थे, जिनका निधन हो गया, आपको पता होगा। तो उसके बाद अब आता है नंबर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का, यानी भारतीय नौसेना के अध्यक्ष का। तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार।
ठीक है। और वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिनके बारे में अभी नई नियुक्ति हुई है, तो मैंने कुछ दिनों पहले बात की थी। सम नो वरुणम, ये है मोटो। मोटो भी कभी कभी पूछ लेता है, तो ये मोटो है, ध्यान रखना, और ये सिंबल है। अगला, हाल ही में भारत ने रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अच्छा, एक चीज मैंने बताया नहीं, भारतीय नौसेना दिवस। चलो आप बता दो कमेंट करके, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत ने रक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में डिफेंस डील साइन की हुई है ओमान के साथ। ओमान के साथ एक डील हुई है, और इस डील में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आर्म्स को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे। अब देखो ना, इंडिया निर्यात पर भी फोकस कर रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि भारत फिलीपींस को डिलीवर करने के लिए तैयार है ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है जी। अब आप सोचोगे अरे काहे दे रहे हो, इतना बढ़िया है, कोई पकड़ नहीं पाता, पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी, नहीं पकड़ पाया था। तो देखो बढ़िया है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी थोड़ी ना दे रहे हैं हम लोग, मिसाइल बेच रहे हैं, उसको समझने में उनको टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि अगर नहीं बेचेंगे भाई तो इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? रसिया, अमेरिका, ये लोग तो पूरा पूरा हथियार बेचने पर ही टिके हुए हैं। तो ब्रह्मोस हम लोग जो है 354 मिलियन डॉलर के आसपास में डील किए हुए हैं और फिलीपींस को बेच रहे हैं। ऐसे ही हम लोग दो चार देश और ठिकवा रहे हैं, कहीं मिल जाए भैया कस्टमर, है ना। तो ओमान जो है एक, इस पर बात हुई है, और एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। ये डॉक्यूमेंट का नाम पूछा जाएगा आपसे। डॉक्यूमेंट का नाम है भविष्य के लिए साझेदारी। तो भविष्य के लिए साझेदारी नाम से ये डॉक्यूमेंट है, और इस पर सैन्य उपकरण की खरीद जो है ये शामिल है। अब ओमान की बात आई है, तो ओमान देखोगे मैप में, आप ये देखो, ये वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत, है ना, ये दक्षिण एशिया का मैप है बेसिकली। तो इसमें आप देखोगे तो यहीं पर पड़ोसी ही कंट्री है एक प्रकार से देखा जाए, ओमान, है ना। ओमान यूएई के बगल पड़ता है, इधर सऊदी अरेबिया के बगल पड़ता है, खाड़ी देश भी है, और अपने बहुत सारे जो मजदूर हैं और इंडियंस हैं वो यहाँ पर रहते भी हैं। ओमान से हम लोग का रिलेशन बनाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप देख रहे हो इधर चाइना जो है ये घेरता चला आ रहा है, ये मुइजुआ भी अपने हाथ से निकल गया। तो ये ओमान जो है, अगर डिफेंस डील हो जाएगी ना, तो देखो डिफेंस डील से ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे देखो हम लोग रसिया से इतने हथियार खरीदे हुए हैं, इतने विमान सुखोई वगैरह रसिया से ही लिए हुए हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जब समय समय पर अपग्रेडेशन की बात आती है कि भाई उसमें कुछ चीजें अपग्रेड करनी है, तो हमें फिर से मुंह देखना पड़ता है रसिया का। तो यानी डील करो एक बार और रिलेशन बनाओ हमेशा के लिए। तो ये भी बात होती है। फ्रांस से जैसे हम लोगों ने राफेल खरीद लिए, तो राफेल में अगर कोई भी अपडेट कराना होगा तो हम लोग को फ्रांस के पास फिर से जाना होगा, है ना। इसीलिए तो भारत आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। भारत अपना बनाया है तेजस, और तेजस जो है वो पूरी तरीके से लगभग पूरी तरीके से अपना ही बना हुआ है। तो ये चीजें हैं। ओमान की अगर बात करें, हैथम बिन तारिक यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और मुद्रा यहाँ की ओमानी रियाल होती है, ठीक है जी। अगला बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में कलेग्नर स्पोर्ट किट पहल का शुभारंभ किया गया? तो कलेग्नर स्पोर्ट किट पहल जो है ये शुरू की गई है तमिलनाडु में, और ये अभी अभी आपको याद होगा तमिलनाडु में शुरुआत ही मैंने रिवीजन से की हुई थी कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम वहाँ खेला गया। तो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम वहाँ हुआ, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा मेडल जीता। लेकिन वहां पर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने सोचा कि भाई अब यहाँ पर कुछ और किया जाएगा। क्या किया जाएगा कि गांव-गांव तक किट पहुंचाया जाए। किट कैसा किट? जैसे कि जैसे अगर किसी को क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट की किट, किसी को बैडमिंटन चाहिए तो उसके लिए, किसी को वॉलीबॉल, किसी को फुटबॉल, मतलब खेल संबंधित उपकरण वहां पहुंचाए जाए गांव-गांव तक, जिससे खेल के प्रति अवेयरनेस बढ़े और आने वाले समय में तमिलनाडु थोड़ा और ऊपर आए मेडल टेबल में, ठीक है जी। तो कलेग्नर स्पोर्ट किट पहल शुरू की गई है। उदयनिधि स्टालिन जो कि मंत्री भी हैं, इन्होंने उद्घाटन किया। तो टारगेट है 12,000 गांवों को किट प्रोवाइड करने की। नाम इसका कलेग्नार क्यों रखा गया? क्योंकि कलेग्नार करुणानिधि जो है, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं, इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया है। अगला, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक खेल के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो 2024 का पेरिस ओलंपिक खेल बस शुरू ही होने वाला है। तो अब देखो अभिनव बिंद्रा जो हैं, ये इसके लिए मसाल वाहक के रूप में, यानी कि समझ लो टॉर्च बियरर के रूप में ये चुने गए हैं भारत से। हालांकि ऐसा नहीं है कि बस यही चुने गए हैं, ऐसे 11,000 लोगों को दुनिया भर से चुना गया है। लेकिन चूंकि ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्होंने 2008 में इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था।
पहले भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड जीता था। ध्यान रहे, जो नीरज चोपड़ा के बारे में मैं बताता हूं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने, लेकिन पहला इंडिविजुअल गोल्ड जो है वो निशानेबाजी में आया था, और निशानेबाजी एथलेटिक्स नहीं है, ठीक है ना, खड़े होकर के निशाना लगाना रहता है। तो पहला गोल्ड जो है इंडिविजुअल वो 2008 में आया था भारत को, और बीजिंग ओलंपिक्स में इन्होंने अभिनव बिंद्रा ने जीता था, ठीक है जी। तो 16 से 26 अप्रैल तक मसाल रिले में ये भी हिस्सा लेंगे। मसाल रिले का जो उद्घाटन होगा ये 16 अप्रैल से होगा ग्रीस के ओलंपिया से। ग्रीस से क्यों शुरू होता है? क्योंकि ओलंपिक खेल की शुरुआत ही यहीं से हुई थी 1896 में। वैसे मैं आपको बता दूं 1894 में आईओसी का स्थापना हुआ था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो उसी के द्वारा 2 साल बाद आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। हालांकि ग्रीस में 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से भी शुरुआत हो चुकी थी, एक बार हुई थी, लेकिन वो प्राचीन ओलंपिक खेल थे। खैर, पहले हम लोग बात करते हैं अभिनव बिंद्रा की, फिर ओलंपिक पर आते हैं दोबारा। ये रहने वाले उत्तराखंड के हैं। इन्होंने ओलंपिक गेम्स में 1 गोल्ड जीता हुआ है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में 4 गोल्ड जीते हुए हैं, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। एशियन गेम्स में इनके 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज थे। वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इन्होंने 1 बार जीती हुई है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख लेना। ओलंपिक की बात करें तो शुरुआत के ओलंपिक की बात करते हैं। सबसे पहला ओलंपिक 1896 में खेला गया था, एथेंस में खेला गया था, यही सबसे ज्यादा पूछा गया है। और मान लो अगर डीपली पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि किसने उद्घाटन किया था, तो आप बताओगे किंग जॉर्ज प्रथम ने। किसने? किंग जॉर्ज प्रथम ने। स्पोर्ट डिसिप्लिन कितना था? तो 9 स्पोर्ट डिसिप्लिन थे, 9 खेल थे, और 9 खेल के 43 इवेंट्स थे। जैसे होता क्या है कि मैं बोलूं खेल का नाम दौड़, अब दौड़ में भी कौन सी दौड़, इवेंट उसमें कितने हैं, तो इवेंट में आप कहोगे 400 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 1600 मीटर दौड़, तो वो इवेंट्स हुए। गेम तो एक ही हुआ ना, दौड़। ऐसे ही नेशन कितने देश ने हिस्सा लिया था, तो आप कहोगे 14, और जीता कौन था? टॉप नेशन कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा हुआ था 1900 में, 4-4 साल के गैप पर होता है, तो पेरिस हुआ था, फिर सेंट लॉइस में हुआ था 1904 में, फिर लंदन में हुआ था, ऐसे से हुआ था। अब देखो रिसेंट के जो हुए हैं उनको रिकॉल करो। जैसे 2000 से बात करें तो सन 2000 में कहाँ पर खेला गया था? सिडनी में। 2004 में ग्रीस में। 2008 में खेला गया बीजिंग में। 2012 का लंदन ओलंपिक। 2016 में रियो ब्राजील का। 2020 में, जो कि 2021 में हुआ, तो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था, और 2024 का है पेरिस ओलंपिक। 2028 में जो होगा वो होगा लॉस एंजल्स में। इसके अलावा 2032 वाला भी घोषित हो चुका है ब्रिस्बेन में। 2036 वाले पे हम लोग लगे हुए हैं, अगर मिल जाता तो मजा आ जाती है ना। भारत मेजबानी के लिए अप्लाई कर चुका है। फिलहाल ये रही आज की वीडियो, कैसी लगी है आप बताइएगा जरूर। जल्दी आएंगे भैया, डिजिटल बोर्ड पर भी आएंगे, थोड़ा सा हमें वक्त दे दो। और मुझे भी आप लोग की बहुत याद आ रही है, थोड़ा सा सब्र करिए, डिजिटल बोर्ड पर आएंगे। अभी आप पीपीटी का मजा लीजिए, कोशिश की जा रही है क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो कल हमने पूछा था आपसे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है, तो ये है डेनमार्क। मलेशिया की मुद्रा रिंगित। और आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को मंजूरी इन्होंने दी है, जिससे 16वें वित्त आयोग का स्थापना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण किया गया? इसी वीडियो में मैंने 3 बार बता दिया है। तो ये थे आज की वीडियो, और आपको अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताइएगा हमें। इसके अलावा आप हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, चैनल इस पे हमारे हैं, तो इनसे आप जुड़ सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।